नमस्कार। स्वागत सगला दर्शकों को दूरदर्शन की खास पेशकश कार्यक्रम भेड़ा री बाता माए। कार्यक्रम दूरदर्शन राजस्थान और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा टोंक की साझा प्रस्तुति है। कार्यक्रम में आप बातचीत कर रहा भेड़ा से संबंधित, भेड़ा का पालन पोषण से संबंधित, बाकी देख रेख रख रखाव से संबंधित कि वहाँ का किसान भाई पशुपालक भाई उत्पादन बढ़ावे और लाभ की राह पर आगे बढ़े। और आज की कार्यक्रम की कड़ी में आप बातचीत कराला बाका पोषण से संबंधित, बाका उत्पादन से संबंधित। और कार्यक्रम में सगली जानकारियां देबा की खातर, बातचीत करवा की खातर आज अपने साथ कार्यक्रम में पधार्या है डॉक्टर सरोबना सरकार। आपको कार्यक्रम में स्वागत करूँ। नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा राम राम। आप वैज्ञानिक है पशु पोषण केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा टोंक में। तो अब आप जाना जो बात आप कर रही हैं आज के कार्यक्रम की, आज की कड़ी में भेड़ा री बाता की कड़ी में आप बातचीत कर रही हैं आज का पोषण कहीं हुआ है, क्यों जरूरी हुआ है, वो सगला तो आप जाना हाँ कि पोषण के बिना आप स्वस्थ जीवन को नहीं जी सका। जी हाँ, मिनखा की खातर पोषण जरूरी हुआ है, भी जीव जनावरा की खातर भी पोषण जरूरी हुआ है। और अब बातचीत आवे भेड़ा की खातर, तो भेड़ा को पोषण जो है किया करो जावे, कई रूप में करो जावे वो जाना। तो सरोबना जी मैं वही जानना चाहूँगा आपसे कि भेड़ों का जो पोषण है वो मुख्य रूप से कैसे किया जाए? ज़रूर। पहले तो जो हमारे यहाँ पे भेड़ पाले जाते हैं वो मुख्यतः हम देखते हैं कि जो भी आपके शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र है उसमें किए जाते हैं। तो इसमें जो वन चरागाह होते हैं, जो आपके बंजर भूमि होते हैं और पथरीली भूमियाँ होती है, इसमें जो पत्ते पौधे झाड़ियाँ और या तो जो फसल कटाई के बाद जो अपशिष्ट होते हैं उन्हीं पर किया जाता है। पर अगर इसी पद्धति में हम भेड़ पालन करते रहे तो ये देखा जाता है कि भेड़ की जो वज़न है उसमें वृद्धि नहीं आती। चाहे भेड़ हम मांस उत्पादन के लिए ही ले तो उसके जो मांस की गुणवत्ता है वो भी घटता जाता है। और कोई भी पशुपालन की अगर हम बात करें तो उसमें ये है कि 65 से 70% जो खर्चा होते हैं वो आपके खिलाई पिलाई में ही होते हैं। तो पशु पोषण बहुत ही ज़्यादा महत्व भूमिका निभाती है कोई भी पशुपालन या आप बताओ कि भेड़ पालन उसको लाभदायी बनाने के लिए। तो कुल मिला के बात यह है कि उनका पोषण बहुत ज़रूरी है। उसी के माध्यम से हम उसके जो भी उत्पादन लेना चाहते हैं वो उसी के माध्यम से हम बढ़ा पाएंगे उत्पादन को। अब जब आगे चलें तो जो आवश्यक पोषक तत्वों की बात करें कि हम बात कर रहे हैं कि पोषण तो ज़रूरी है, लेकिन केवल पेट भरबो ही पोषण को नहीं है, भी पोषण सु भी पेट भरबासु आपने पोषक तत्व कतराक मिल रहे हैं वो ज़रूरी है। और बी की खातर ओ जान वो ज़रूरी है कि पोषक तत्व हुआ कहीं से। तो अब आप अगला पड़ाव पर ओ जाना कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। ज़रूर। जैसे कि हम इंसानों को पोषक तत्वों की ज़रूरत है जिसमें ऊर्जा होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, तो भेड़ों के लिए भी यही पोषक तत्व बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि वो अपने दिनचर्या की काम कर पाए। और ये देखा गया है कि भेड़ों में भी जैसे विभिन्न शारीरिक अवस्था होते हैं, जैसे बढ़ते हुए जो मेमने होते हैं अगर सिर्फ रख रखाव में हैं या तो ज्ञावन है या तो दूध दे रहे हैं, उसके लिए भी आपके ना विभिन्न शारीरिक स्थिति के अनुसार उनके पोषण भी अलग अलग होते हैं। अब सबसे पहले जो भेड़ में अगर हम पोषक तत्व की बात करें तो भेड़ों को उनकी शारीरिक जो भार है उसके अनुसार 2.5 से 3% शुष्क पदार्थ की ज़रूरत होती है। ये शुष्क पदार्थ हम उसको चारा या तो हरा चारा हो गया, सूखा चारा और रातिब मिश्रण के रूप से हम उनको प्रदान करते हैं। और अगर आपका भेड़ या तो वो बढ़ता हुआ मेमना हो या तो वो ज्ञाभन हो या तो वो दूध दे रहे हो तो उसके लिए उसकी शुष्क पदार्थ की ज़रूरत होती है 3.5 से 4% उनकी शारीरिक भार के ऊपर। अब सबसे पहले अगर हम बात करें एनर्जी, जैसे हमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो भेड़ों को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी को हम बोलते हैं ऊर्जा। अब आहार में जो एनर्जी की मात्रा है या ऊर्जा की मात्रा है वो तय करता है कि आपके जो बाकी पोषक तत्व है उसकी उपलब्धता कितना होगा शरीर में। जैसे हम हाथ उठाते हैं उसमें हमें एनर्जी चाहिए, जैसे भेड़ चलते हैं फिरते हैं खाना खाते हैं या तो वो प्रोडक्शन जो बोलो बच्चे दे रहे हैं प्रजनन के लिए जिनको हम व्यवहार कर रहे हैं, इन सारे जो शारीरिक कार्यक्रिया है इसके लिए एनर्जी चाहिए।
अब जब हम रख रखाव की बात कर रहे हैं, रख रखाव मतलब जब आपकी भेड़ ना तो ग्याविन है, ना तो बच्चे दे रही है, ना तो वो बढ़ते हुए मेमने हैं, तो उस टाइम उनको आप 40 से 50 कैलोरी एनर्जी प्रदान करें। और अगर ये ग्याविन है या दुधारू है तो उनको 70 से 100 कैलोरी एनर्जी प्रतिदिन हमें देना पड़ता है चारा और रातिब मिश्रण के द्वारा। अब आ गया आपका प्रोटीन। बिल्कुल, प्रोटीन हमें पता है जब बच्चे बड़े होते हैं तो सबसे ज़्यादा हम क्या बोलते हैं कि इनको प्रोटीन दिया जाए। तो यही चीज़ जब आपके मेमने हैं, मेमने जो बढ़ते हैं जैसे 3 माह से लेके 6 महीने के अंतर्गत, तो उस टाइम उनको भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की, ताकि उनकी मांस उत्पादन बढ़े, या तो जब वो दूध दे रही है या ग्याविन है ताकि वो ठीक ठाक बच्चा पैदा करे, जो बच्चा आए वो बहुत तंदुरुस्त आए, स्वस्थ आए, और जो दूध दे रहे तो अधिक हमें उत्पादन मिले। तो प्रोटीन अगर देखा जाए, भेड़ की जो शारीरिक भार है उसके हिसाब से प्रति केजी जो वज़न है उसमें 1.5 ग्राम की प्रोटीन ज़रूरत होती है। ये तो आगे आपके जो मेन न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व है। इसके बाद आता है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हम बोलते हैं, जिसमें आगे आपके विटामिन्स आ गए, खनिज लवण आ गए, जो बोलते हैं हम मिनरल मिक्सचर। तो इसमें जैसे हमारे जो भेड़ है ये मुख्य रूप से पेड़ पौधे की पत्ते खाते हैं, तो इसमें हमें विटामिन की कमी बहुत ज़्यादा होती नहीं है। जो सबसे ज़्यादा कमी होती है और जो हमें दिखता नहीं है वो है खनिज लवण। बिल्कुल। और खनिज लवण की अगर पूर्ति ना हो तो ये भेड़ों में ना क्या करते हैं कि उनके जो स्वास्थ्य है, उनके जो प्रजनन क्षमता है, उनके जो उत्पादन क्षमता है, इन सब में कमी दिखाई देती है। ये आपको मतलब ऐसा नहीं कि आज मैं खनिज लवण या मिनरल मिक्सचर उनको नहीं दूंगी तो कल से ही वो दूध देना बंद कर देगा या तो वो ताव में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे होता है और ये आपको दिखेगा कि कई साल के बाद अचानक आप देखोगे कि आपके रेवर में एक भी जानवर ताव में नहीं आ रहे, या तो बहुत सारे जानवर एक साथ बच्चे फेंकते हैं, जो इसको हम अबॉर्शन बोलते हैं, उसकी दिक्कत दिखाई देती है। तो इसीलिए खनिज लवण की पूर्ति करना तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, स्पेशली जो हमारी ये शुष्क और अर्धशुष्क एरियाज़ है इनके लिए। तो हम खनिज लवण उनको कितना दें? प्रति भेड़ आप 10 ग्राम के करीब खनिज लवण तो दीजिए ही दीजिए। प्रतिदिन आप दे सकते हो तो और अच्छा है, या तो आप जब भेड़ों को ना प्रजनन कराने की समय है उससे 1 माह या 15 दिन से पहले आप उनको खनिज लवण दीजिए, ताकि जो हम जब आजकल या तो नेचुरल मेटिंग कराते हैं या ब्रीडिंग में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कराते हैं उनके, तो उनमें वो प्रजनन बिल्कुल ठीक तरह से हो पाए, ना बच्चा फेंकने की बीमारी की प्रॉब्लम भी दिखे। अब इस तरह से ये अलग अलग है कि जैसे हाँ। प्रोटीन कितना दे, खनिज लवण कितना दे, उसके अलावा जो ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व चाहिए वो भी हमने समझे, और जो कम मात्रा में पोषक तत्व चाहिए वो भी हमने समझे। इसके साथ ही एक जो पशुओं को खिलाते पिलाते हम देखते हैं ज़्यादातर गाँव में, आप भी लोग करता ही होसी और देखा होसी कि बाकी ठाण का आसपास में एक नमक मेल दिया जावे है, तो वो नमक खिलायो जावे तो वो भी कहीं पोषक तत्व का मायना आवे है। हाँ ज़रूर, मैं बोलने वाली थी आपको कि अगर आप खनिज लवण की पूर्ति ना कर पा रहे हो तो आप नमक तो ज़रूर खिलाएं उसको। भेड़ों में आप प्रतिदिन 5 से 10 ग्राम नमक खिलाएं, और इससे क्या होगा, नमक से, जैसे नमक से जो आप चारा देते हो भेड़ को उसकी स्वाद बढ़ जाता है और उसका जो पाचन क्षमता है शरीर का वो भी बढ़ जाता है। तो अगर हम नमक नहीं देंगे भेड़ों को और चारा ही चारा खिलाएंगे तो कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि वो चारा खाना भी बंद कर देगा। तो ये तो बात हुई कि बाने नमक देनो है और खनिज लवण प्रोटीन पोषक तत्व सगला देना है, लेकिन जो मैं समझ को नहीं पाया वो समझ को नहीं पाया कि वो नमक देवा किया, खनिज लवण आप बताया बाने भाई थोड़ी मात्रा में बाने खनिज लवण की भी ज़रूरत पड़े, तो वो खनिज लवण देवा किया कैसे खिलाएं उन्हें? हाँ, ये खनिज लवण हो या नमक हो, इन दोनों को या तो आप रातिब मिश्रण जो हम बोलते हैं बाटा आम भाषा में, या जो कंसंट्रेट भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, इसमें आप उनको मिलाकर दे सकते हैं, या तो जो आपने चारे की कुट्टी कर रखे है उसके ऊपर भी छिड़का के दे सकते हैं।
तो ये बे तरीका है जहाँ का माध्यम से आपा बाने खनिज लवण और नमक जो है दे सका हाँ, चारा में भी मिला सका हाँ, चाहे सूखा चारा और गीला चारा का माए भी आप मिला और दे सको। और जो रातिब मिश्रण मैडम बता रहा है बी का माध्यम से भी आप दे सको। आगे चल रहा पर रातिब मिश्रण भी जाना ला कहीं हुआ भी सो पहले आप वो जाना कि जो पोषण की बात आपा कर रहे हैं, जब पोषक तत्वों की बात आपा कर रहे हैं कभी आपा ने पशुआ ने देना चाहिए, भेड़ा ने देना चाहिए, लेकिन बाकी अवस्था में जाना के और तो है कोनी के सगला पोषक तत्व सगली टेम ही चाहिए। एक अवस्था हुआ है कोई छोटो जिनावर हजत कहीं दिया, वो दूध देवाड़ो हजत कहीं दिया, दूध पीबाड़ो हजत कहीं दिया, तो भाई अगली अलग अलग अवस्थाओं का मायने वाले पोषक तत्व किया देवा। तो अब ये हम ये जानना चाहेंगे कि अवस्थाओं के अनुसार उनका पोषक तत्व कैसे रखें। बिल्कुल, जैसे कि आपने अभी बोला कि विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं के अनुसार हमें ज़रूरत है कि हम उनको जैसे उनकी शारीरिक अवस्था है वैसे ही उनको पोषक तत्व दें, क्योंकि जब रख रखाव में अगर हमने उसको ज़्यादा पोषण दे दिया तब कोई मायना नहीं है, आपके पोषक तत्व भी खराब हो रहा है और आपका वहाँ से लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि पहले ही मैंने बताया था कि 60 से 70% जो खर्चा है वो खान पान खिलाई पिलाई में ही जाता है। और इस हिसाब से हम कभी भी लाभ तो मिलेगा ही नहीं, बल्कि किसान भाइयों को लॉस और होता जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो ये ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसमें हम जानवर को या आपके रेवर जो बोलते हैं उसको हम 8 से 10 घंटा तो कोई अच्छी चरागाह में चढ़ने के लिए भेजते हैं या भेजना चाहिए। अब ये चरागाह कैसे होना चाहिए? चरागाह हम अच्छा तब बोलेंगे जब वो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय मतलब उसमें आपके पेड़ भी होंगे, उसमें आप में झाड़ियाँ भी होंगे और घास भी होंगे। तो ये जो त्रिस्तरीय चरागाह है इससे आपकी 8 से 10 घंटे की जो चढ़ाई है उससे रख रखाव जो है वो तो पूरा हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जब आपके भेड़ ग्याविन हो तो उसको आप 350 से 400 ग्राम रातिब मिश्रण प्रतिदिन प्रदान करें। जब ग्याभिन मतलब लास्ट स्टेज जो बोलते हैं हम प्रेगनेंसी के लास्ट 1 महीने पहले से तो आप उनको दे ही दे इतना, और उसके बाद जब आपके भेड़ दूध दे रहे हैं तब उसको आप 400 से 500 ग्राम रातिब मिश्रण दे चढ़ाई के अतिरिक्त। तो भेड़ बकरियां जो भी जानवर है, हाँ। पशु है वे भी खुला में चरबो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और वो अच्छा भी है उनके लिए। हाँ ज़रूर। तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि थोड़े समय तक उनको खुले में भी चढ़ना देना चाहिए और फिर जो उनके अनुसार जो पोषक तत्व बने वो उनको देने चाहिए। जब अगली बात पे आए तो ये जो आपने अवस्थाएं हमें समझाई कि इस समय ये अवस्था पर ये पोषक तत्व देना चाहिए, इस समय ये देना चाहिए, तब अगली अवस्था पर चले तो जो रेवड़ है उसमें और भी पक्ष हैं, जैसे नर भेड़ भी हैं जिनको मेढ़े कहते हैं। हाँ। तो उनके प्रजनन के समय या उनको प्रजनन के लिए तैयार करते समय पोषक तत्व या पोषण कैसा रखना चाहिए? हाँ, जैसे आपने बोला कि जो नर भेड़ है जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं मेढ़ा बोलते हैं, मेंढा बोलते हैं, तो रेवर में अगर आप नर भेड़ या मेढ़ा को या मेंढा को आप प्रजनन के लिए जब नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तब तो उनके लिए चरागाह में चराई पर्याप्त होता है। पर ये देखा गया है कि चरागाह की जो गुणवत्ता होती है, जो हमारे स्पेशली जो हमारे ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है, इसमें जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है उस टाइम चरावा की जो गुणवत्ता है ना वो कम होता जाता है। तो उस टाइम ये जो 2 सीज़न हैं उस टाइम पे आप उनको 250 ग्राम दाना प्रतिदिन प्रति मेंढा दीजिए। पर जब आप भेड़ों को प्रजनन के लिए ले रहे हो, जिन भी मेढ़ों को आप प्रजनन के लिए ले रहे हो उन मेढ़ों को आप जैसे प्रजनन काल शुरू होने की 15 दिन पहले आप उनको 350 से 400 ग्राम दाना दीजिए जब तक आपका उस मेढ़े से प्रजनन खत्म नहीं होता है। तो ई प्रकार से बाने प्रजनन की खातिर तैयार करना चाहिए। हाँ। और अब जब आगे चला आपा जाना कि प्रजनन खातिर मेढ़ा की जान लिया, आपा मेमना की जान लिया, गर्भावस्था के दौरान जो भेड़ा है बा के खातिर पोषक तत्वों की जानकारी आपा जान लिया। अब जो बार बार आपा जिक्र कर रही है, हाँ सरोबना जी बार बार कह रहा है कि रातिब मिश्रण बाने पोषक तत्वों का रूप में पोषण का रूप में देना चाहिए। तो वो जाना कि वो रातिब मिश्रण हुए कहीं है वो किया तैयार करियो जावे? हाँ, ये रातिब मिश्रण पहले भी मैंने बोला, इसको जो कॉमन लैंग्वेज है या जो भाषा है आम भाषा उसमें इसको बाटा बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंसंट्रेट मिक्सचर। तो रातिब मिश्रण क्या होता है? ये एक ऐसा मिश्रण है जिसमें हम बहुत सारे खाद्य सामग्री को ना एक साथ एक समुचित मात्रा में मिला लेते हैं। अब जो हमारे किसान भाई होते हैं, किसान बहनें होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो बाज़ार से ये रातिब मिश्रण खरीद के लेके आते हैं। पर इसके ना 2 नुकसान होते हैं। जैसे कि आपको ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा और महंगाई के साथ साथ आजकल तो आपको पता ही है कि ज़माना मिलावटी का है,
तो हमें उसमें क्या पोषक तत्व वो डाल रहे हैं, कितना उसका प्रोटीन है, कितना उसका एनर्जी है, वो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। तो अगर मैं सारे किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर ये रातिब मिश्रण ये घर पे बनाएं तो वो एक तो सबसे ज़्यादा उनके लिए ये सस्ता भी पड़ेगा और ये पौष्टिक भी होगा। जो आम तौर पे हम भेड़ों को रातिब मिश्रण खिलाते हैं, अगर मैं आपको 100 केजी रातिब मिश्रण बनाने की विधि बताऊँ तो उसमें आपकी 40 केजी मक्का, 30 केजी जौ, 10 केजी कोई भी आप चोकर ले लीजिए, या तो गेहूं की चोकर ले लीजिए या चावल की चोकर ले लीजिए, या तो आप दाल चुन्नी भी डाल सकते हो। उसके अलावा इसमें आप 10 केजी मूंगफली की खल और 7 केजी सरसों की खल, 2 केजी खनिज लवण आप बाज़ार से लेके आइए और 1 केजी साधारण नमक वो मिला लीजिए, तो आपका बन जाएगा रातिब मिश्रण। पर ये रातिब मिश्रण आप बनाओगे कैसे? तो सबसे पहले जो जो सामग्री मैंने बोला है उसको आप वज़न कर लीजिए, फिर उसको आप अच्छे से दल लीजिए या पीस लीजिए, फिर उसको बहुत अच्छे से आप मिला लीजिए, तो आपके रातिब मिश्रण तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके सामने है, पौष्टिक है और सस्ता भी है। आ बात घनी जोरदार बताई मैडम जी कि जो घर आप बनाशो वो घणो पोषक बनसी, बाजार से लाबा के बजाय जब सारी सामग्रियाँ सारा सामान आप घर ही पड़ा है तो बाजार से क्यों लाणो, जब आँखा के सामने बनावा, अपना जीव जनावर ने जो चीज़ पसंद हुआ बा चीज़ मिलावा तो वो पोषक तत्व पोषण और ज़्यादा बढ़ जासी। लेकिन एक ही साथ जो आप बताया कई कमाए सामान मिलाना चाहिए, आगे बढ़ा तो बात करा कि जो आप बताया कि रातिब मिश्रण बनाती टाइम सावधानियाँ कहीं कहीं रखनी चाहिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने पूछा है कि रातिब मिश्रण बनाने के टाइम हमें 2 सावधानियां बरतनी पड़ती है। एक तो जो हम जब इसको हम दल रहे हैं या पीस रहे हैं, इसको हम बिल्कुल आटे की तरह ना पीस ले, तो क्या होगा अगर हम इसको बहुत ज़्यादा महीन पीस लेंगे ना, तो जानवर को जब आप दोगे वो ना उसको उसके सांस में चढ़ जाएगा। जो जिया खावे जानवर तो या नाक से हवा कड़े फूंक देवे तो वो नाक कमाए न चढ़ जावे। हाँ, तो उससे क्या होता है, निमोनिया की दिक्कत दिखाई देती है। और दूसरा है कि हम इसको बहुत ज़्यादा साबुत भी ना रखें। अगर ज़्यादा साबुत रहेगा तो ये बिल्कुल ही पचेगा नहीं और ये एज सच मेंगनी के साथ बाहर निकल जाएगा। तो आप इसको ऐसे दरदरा पीसिए और बहुत ज़्यादा ना महीन हो वो और बहुत ज़्यादा साबुत भी ना हो। तो ए जो 2 सावधानियाँ बताई ये बिल्कुल सही है कि आपने न तो बिल्कुल पतलो पीसनो है आटा कीजिए, न आपने बिल्कुल मोटो राखनो है, बीच को दरदरो जो पिसाई आप केवा जी भाषा में साधारण मगर सगला किसान भाई और पशुपालक भाई समझ ही रहा होसी कि दरदरो पीसनो है भी ना। और जिसु की बाने पोषक तत्व ज़्यादा मिला, नहीं मोटो राख देशो तो वो मेंगणिया के साथ बाहर निकल जासी, और ज़्यादा पतलो राख देशो तो वो खाबा के बजाय वहाँ के उड़ जासी, वहाँ के नाक में चढ़ जासी। तो जी मात्रा में जी मोटाई में राखनो है, भी मोटाई में आपने पीसनो, आ सावधानी आपने जरूर राखनी है। अब जो आप बात करिए आप गर्भावस्था के दौरान मेमना पशुओं की भी बात कर ली, भी का आगे की भी आप बात कर ली, मेढ़ा की भी बात आप कर ली, लेकिन जो दूध पीबा वाला मेमना है, छोटा है, बार जन्मिया ही है, नवजात मेमना है, बा का पोषण किया करा तो बा जाना आपा के नवजात जो मेमने हैं उनके पोषक तत्व या उनका पोषण कैसे करें। ज़रूर, जो मेमने हैं ये हमें पता है कि इसको हम बोलते हैं फ्यूचर हर्ड। हाँ, ये बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। आप मतलब आपके रेवर की उत्पादन कैसा होगा, उनका क्षमता कैसा होगा, ये मेमने ही तय करते हैं। क्योंकि अगली आबा वाली भेड़ बाई होसी, तो हाँ, की खातर अपन आज तैयारी करनी है। और मेमनों की तंदुरुस्ती तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके आगे का नस्ल है। आप इससे उत्पादन लोगे, आप इससे प्रजनन कराओगे, तो मेमने तो बिल्कुल तंदुरुस्त ही चाहिए आपको। तो सबसे पहले जब भी मेमनों की जन्म होती है उसकी 1 से 1.5 घंटा के अंदर उसको खीस पिलाना चाहिए। खीस को हम कोलोस्ट्रम भी बोलते हैं। तो ये खीस इसीलिए हम पिलाते हैं मेमनों को ताकि उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़े। फिर उसके बाद जो आपके ये नवजात मेमने हुए, इसको 60 से 90 दिन तक तो आप माँ की दूध पिलाए, भले दिन में आप 2 बार पिलाए, 3 बार पिलाए, और ऐसा ना करें कि एक ही साथ सारे दूध पिला दे। अगर आप एक ही साथ दूध पिला दोगे तो वो उसके पेट में जाके ना जो ये बोलते पचेगा नहीं, आपको दिखेगा कि ना ऐसे इसके पेट खराब हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, ये समस्याएं आते हैं। तो आप जो दूध है उसको आप 2-3 टाइम ऐसे बांट के पिलाइए। ठीक, ये तो दूध पिलाना हो गया। और अब जब आपके मेमने जैसे कि ये 15 से 20 दिन के आसपास पहुंच जाएंगे ना, तो आप धीरे धीरे करके इनको ना शुरुआती रातिब मिश्रण बोलते हैं हम, शुरुआती रातिब मिश्रण या क्रीप फीड बोलते हैं
वो देना स्टार्ट कीजिए। और उसके साथ कोई भी दलहनी चारा उनकी अच्छे से कुट्टी कर ले और इन दोनों को मिला के उनके सामने रख दीजिए। वो इच्छा अनुसार जितना खाएंगे उनको खाने दीजिए। इससे क्या होगा, उनके जो रुमंथी की लक्षण होती है ना, वो जल्दी विकास होगा और उनके जो वजन में वृद्धि है वो भी थोड़ा जल्दी होगा। और एक और चीज़ है कि जैसे मैं बोली कि शुरुआती रात्रि मिश्रण शुरू कैसे करना है। 15 दिन 20 दिन के बच्चे आप उसको अचानक से 100 ग्राम दे दोगे तो वो खा के उसको भी 10 लग जाएगा। तो वो भी जानना जरूरी है कि हाँ। शुरुआती रात्रि मिश्रण किया दियो जावे, किया बनायो जावे और कतरो दियो जावे। हाँ, तो शुरुआती रात्रि मिश्रण जैसे मैंने पहले बोला आपको, अभी मैंने बोला था 100 kg जो साधारण रात्रि मिश्रण है उसको कैसे बनाएं। उसी 100 kg की अगर हम बात करें, उसमें मैंने बोला था कि आप 30 kg जौ लीजिए। तो इस 30 kg जौ की जगह आप 25 kg जौ लीजिए और उसमें 5 kg आप दूध की पाउडर डालिए और फिर इनको मिला लीजिए। तो ये आपका शुरुआती रात्रि मिश्रण तैयार हो जाएगा। और इसको आप खिलाएंगे कैसे भेड़ों में, जैसे कि 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए आपके, तो आप ऐसे उसको 50 ग्राम दो प्रति भेड़। फिर धीरे धीरे करके आप उसको बढ़ाइए ताकि जब वो 1.5 महीना 2 महीने का हो जाए उसको 300 से 350 ग्राम रात्रि मिश्रण, शुरुआती रात्रि मिश्रण मिल जाए। तो मतलब शुरुआत अपन ने धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे करना जिसमें है। कि पाचन शक्ति भी बनी रहे और भी की आदत पड़े खाबा की, आदत पड़े। और सबसे पहले क्या है, जब ये नए मेमने आते हैं तो उसमें ये रुमन जो होता है ये बनता नहीं है। तो ये धीरे धीरे जितना आप चारा दोगे, रात्रि मिश्रण दोगे, इसकी ना जो ये विकास होगा रुमन की, वो जल्दी होगा। इसके साथ जो आप बताया कि दूध को पाउडर भी मिलाना चाहिए चारा में, तो हाँ। वो क्यों मिलाना चाहिए? हाँ, ये शुरुआती रात्रि मिश्रण में जो दूध क्या होता है ना कि दूध की पाउडर, हम बोलते हैं ना बच्चों की दूध को, बच्चों को भी दूध की पाउडर पिलाओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये शुरुआती दौर है, जो शुरुआत के महीने होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी पोषक तत्व होता है, ज़रूरत होता है, वो है प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इस टाइम आपके मेमने बढ़ते हैं तो उनको प्रोटीन चाहिए, अमाइनो एसिड के फॉर्म में चाहिए। तो जो ये दूध के पाउडर होते हैं ना, जो भी आपके ज़रूरतमंद अमाइनो एसिड होते हैं वो इस दूध के पाउडर में पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर ज़्यादा वज़न वृद्धि करना है, आपको लाभ पाना है, तो आप ये शुरुआती रात्रि मिश्रण में आप ये 5 किलो, ज़्यादा तो है नहीं, 5 किलो दूध की पाउडर ज़रूर डालिए। तो एक ही साथ में वो जानबो चाहूँगा कि दूध की पाउडर क्यों मिलावा, जो तो आप बता दिया, लेकिन समय का अभाव में संक्षिप्त में जानबो चाहूँगा कि जो ज़्यादा मांस का उत्पादन वाला मेमना लेबो चाहवा आपा, तो बी की खातर काई करियो जावा? हाँ, जैसे ज़्यादा भेड़, आजकल भेड़ पालन पूरा ही आपका मतलब जो हम बोलते हैं कि ब्रॉयलर लैम्प प्रोडक्शन, उसकी तरफ जा रहे हैं। जो ये प्रचलित खान पान की पद्धति है, इसमें हम जानवर को चढ़ने के लिए भेज देते हैं 8 से 10 घंटा, उसके बाद हम उसको अतिरिक्त थोड़ा बहुत दाना देते हैं, जैसे 250 से 300 ग्राम हो गया। पर क्या होता है ना कि आजकल हमें पता है कि चारागाह की उपलब्धि ही ख़त्म हो रहे हैं और जो ये बिज़नेस है ये बिल्कुल कमर्शियल बनता जा रहा है। तो हमें ये जो ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसको हमें बदल के या तो हमें पूरा ही इनका खिलाई पिलाई बाड़ा में करानी होगी, जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिव फीडिंग सिस्टम, ये फॉलो करना पड़ेगा। हम देखते हैं जब हम इसको, जो ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें 6 महीने की जो भार होता है ना, वो 20 से 25 केजी तक पहुंचता है। पर जब हम ये बारे में इनको खिलाते हैं, अगर हम उनको 50% दाना और 50% चारा, हरा चारा, सूखा चारा मिला के खिलाते हैं, तो देखा गया है कि इनकी वज़न 30 से 35 केजी तक भी पहुंच जाते हैं। तो मतलब चारागाह की तो अब उपलब्धि ख़त्म सा ही हो गया है। तो धीरे धीरे जो ये रेयरिंग सिस्टम है, अगर हमें ब्रॉयलर मटन चाहिए, मांस उत्पादन बढ़ाना है, तो हमें इंटेंसिव फीडिंग शुरू करना ही पड़ेगा। तो अब बात तो आप बहुत सही बताई कि जिस तो खुआस्यो पुआस्यो बसो ये जानवर होसी, तो जितरो खुआस्यो पुआस्यो जैसे पोषण देशो आप बतरो ही मांस युक्त आपका भेड़ मेमना तैयार होसी। लेकिन इसके साथ जो पोषण की बात आप कर रही हैं, तो पोषण में सबसे ज़्यादा आ जावा है कुट्टी की बात। तो कुट्टी की कितनी उपयोगिता है? किस तरह कुट्टी को साबुत दें या कुट्टी में ही दें? चारा को अगर आप हरे चारा भी खिला रहे हो, सूखे चारा भी खिला रहे हो, इसको तो हमेशा ही आप कुट्टी करके दीजिए। क्योंकि देखिए इसके 2 फायदे हैं। एक तो कुट्टी करने से क्या होता है, उनका स्वाद और उनका जो मतलब डाइजेशन है वो ठीक ठाक होता है। और ऊपर से अगर हम चारा कुट्टी करके नहीं देते हैं ना, तो क्या होता है कि जानवर जो है, भेड़ जो है, वो आपके पत्ते पत्ते तो खा जाएंगे,
फिर आपके जो स्टेम हैं, जो टहनियाँ हैं, वो रह जाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपके चारा वेस्ट होता है, तो वो भी एक आपको लॉस तो होगा ही, तो कुल लाभ तो मिलाकर होना नहीं है। कुट्टी के रूप में उनको कुट्टी के रूप में दीजिए। और एक और चीज़ है कि अगर हम कुट्टी के रूप में चारा दे रहे हैं तो उसमें हम कोई भी पूरक, जैसे रातिब मिश्रण हो, नमक हो, खनिज मिश्रण हो, वो बहुत अच्छे से मिला के हम उसको दे सकते हैं और ये एक संपूर्ण आहार की रूप में हम जानवरों को दे सकते हैं। तो कुल मिलार ए मोटी मोटी बातें हैं पोषण तत्वों की, पोषक तत्वों की का किया जरूरत है बाने अपनी जो भेड़ा है बाने कतरा पोषण की जरूरत है, किया बाने पोषण दिया वो आज का कार्यक्रम में आपा जाना, तो ताकि वहाँ का किसान भाई जो है वो आपकी भेड़ा सु पशुपालन का माध्यम सु बत्ती उत्पादन ले सके और लाभ की राह पर आगे बढ़े, आपकी आर्थिक स्थिति ने सुदृढ़ करे, आपका जीवन स्तर ने आछो बना सके। वही प्रयास माँ को एक कार्यक्रम का माध्यम सु आपका जुड़वा को रेवा है, ताकि मैं आपने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दे पावा, आपने ज़्यादा से ज़्यादा आज की तकनीक से जोड़ पावा। एक खातर मैडम आप कार्यक्रम में पधारे, वहाँ के दर्शकों ने इतनी अच्छी जानकारियाँ और इतनी सरल भाषा में जानकारी दी, एक खातर आपको घणो घणो आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेवाला इजाजत, क्योंकि फिर मिलाला अगली कड़ी में भेड़ारी बाता में, अबार देवो इजाजत, तो राम राम सा।